अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वाजिदुद्दीन है और हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। और आज का टॉपिक जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह होती है। जी, तो हमें ये पता है कि वाटसन एंड क्रिक ने जो है वो मॉडल पेश किया था किसका, डीएनए स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसी के साथ ही इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो कॉपी होती है, जो बेसिस होती है, वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि एज इट इज फोटोकॉपी, समझ लें आप एक तरह से। ठीक है, तो अब इन्होंने ये बताया है, एक्सप्लेन किया है कि डीएनए का जो एक चेन होता है, हमें पता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें दो चेन्स होती हैं, दो दो धागे मौजूद होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक चेन जो होती है डीएनए मॉलिक्यूल की, उसमें बेस सीक्वेंस होता है, मतलब बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसका कोई सीक्वेंस होता है। ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस जो है ये इसके अपने सामने वाला जो दूसरा धागा होता है उसको सजेस्ट करता है कि दूसरा वाला जो पार्टनर होगा डुप्लेक्स का, वो किस तरह का होगा। इस तो जैसे अगर एक धागे में सीक्वेंस है वो ए टी टी सी जी सी ए टी है, तो उसके सामने वाला जो धागा होगा उसका सीक्वेंस जो होगा वो टी ए ए सी जी डी ए, मतलब इसकी इसकी बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे मैंने बताया था कि ए के सामने टी आता है, डी के सामने ए आता है, सी के सामने जी आता है, और जी के सामने सी आता है, इसी तरह से। तो ये जो है ये कम्प्लीमेंट्री मिरर इमेज बनता है दूसरे का। ठीक है, अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि डीएनए अपनी अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक है, कॉपी बना ली इसने, तो कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है कि जो डुप्लेक्स के अंदर दो धागे हैं वो सबसे पहले अनजिप हो। ठीक, ये अनजिप होंगे, उसके बाद क्या होगा कि हर धागा जो है अपने सामने एक और नया कम्प्लीमेंट्री चेन, जैसे ये कम्प्लीमेंट्री था ना, इसी तरह से यहाँ भी कम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन हर धागा ईच नेकेड स्ट्रैंड जो है वो अपना अपना नया धागा बनाएगा। ठीक है, इस तरह से ये रेप्लिकेशन होती है। अब ये किस तरह से होती है इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। ठीक है जी, तो डीएनए रेप्लिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डीएनए स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हमें ये पता है कि डीएनए डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स की चेन पे मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस के ऊपर जो है, नाइट्रोजनस बेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो ये जो पेंटोज शुगर है जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन्स होती हैं, और फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, जो PO4 होता है, और ये नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होता है इस पे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेस जो है मैं इसको एडेनिन के तौर पे ले लेता हूँ। ठीक है, ए इधर लिख देता हूँ। अच्छा, अब हमें ये चीज देखनी है कि न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो किस तरह से बनी होती है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इसी तरह से जब चेन बन रही होती है डीएनए की, तो इस तरह से ये ऊपर भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नीचे भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से एक चेन बन जाती है जो हजारों लाखों जो है मॉलिक्यूल्स मिलके और एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बना रहे होते हैं। तो समझे ये एक डीएनए का स्टैंड बन गया। अब डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो धागों पर मुश्तमिल होता है। ये पहला धागा हो गया और ये दूसरा धागा हो गया। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ा था लास्ट उसमें कि जो सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस का होता है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं। आपको याद होगा कि एक जो है वो सिंगल चेन के ऊपर मुश्तमिल होता है, और दूसरा जो है ये डबल रिंग के ऊपर, या डबल रिंग जो नाइट्रोजन के होते हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। जो सिंगल रिंग वाला होता है वो पायरिमिडीन कहलाता है, और जो डबल रिंग वाला होता है उसको हम प्योरीन कहते हैं। ठीक है, ये प्योरीन और पायरिमिडीन है। प्योरीन के अंदर पायरिमिडीन में हमारे पास साइटोसिन और थायमीन आते हैं, जबकि प्योरीन में हमारे पास एडेनिन और गुआनिन आते हैं। ठीक है, तो अब
कम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाने के लिए क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस में हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे ए आएगा उसके सामने वाले दूसरे धागे के अंदर हमेशा टी आएगा, ठीक है, लाजमी लाजमी टी आएगा। अगर यहाँ पे सी लगा हुआ है या साइटोसिन लगा हुआ है तो दूसरे धागे में हमेशा उसके सामने ग्वानिन आएगा। अगर ग्वानिन लगा हुआ है तो उसके सामने हमारे पास हमेशा साइटोसिन आएगा। इसी तरह से अगर थायमिन लगा है तो उसके सामने हमारे पास हमेशा एडेनिन आएगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ये चारों जो है ये रिपीट होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, इनका सीक्वेंस चेंज होता रहता है। तो जो भी सीक्वेंस बनेगा, जैसे जैसे मैं इधर टी लगा दूं, इधर सी लगा दूं, इधर जी लगा दूं और सो ऑन, तो ये सीक्वेंस जो है वो एक स्टैंड बनाएगा और उसी के सामने कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा जो कि दूसरा धागा तश्कील देगा, ठीक है। ये दो धागों पर मुश्तमिल होता है डीएनए का स्ट्रक्चर और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बॉन्ड्स के मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि ए और टी के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि डबल बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन या ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल और इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह होती है और क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर बनता है नया। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। हमें पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें दो धागे होते हैं, ओके। मैं इसको कह देता हूँ दिस इज अ पेरेंट डीएनए। अब क्या होगा, जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो इसका हर धागा जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एक धागा इसका अलग हो गया और ये इसका दूसरा धागा भी अलग हो गया, ठीक है। ये रेप्लिकेशन शुरू हो गई। ये आपका जनाब पहला स्ट्रैंड हो गया और ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है, सही। अब इसके सामने अगर मैं इसका सीक्वेंस कहूँ तो ये पहले धागे का अगर ए था तो दूसरे धागे में सीक्वेंस के अंदर पहले पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे सी है तो इधर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर जी था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ओके। और अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए। ये इनका अपना सीक्वेंस था जो इस वाले डीएनए का था, ठीक। अब चूंकि इसको अपनी कॉपी बनानी है तो कॉपी बनाने के लिए क्या होगा कि ये वाला धागा जो है वो अपने सामने इस वाले जैसा एक और धागा बना देगा, ठीक है। ये वाला धागा जो है वो इस वाले जैसा धागा बना देगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। भाई अगर यहाँ पे ए है तो इसका नया धागा जो बनेगा, हम दूसरे कलर से बना देते हैं, नया धागा ब्लू कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये नया धागा बन गया इसका इधर इस तरह। तो यहाँ पे अगर ए आया था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे सी था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जी। भाई ये नई कॉपी बन रही है, ठीक है, नया धागा बन रहा है। यहाँ पे जी था तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सी। और यहाँ पे अगर टी था तो टी के सामने आना चाहिए था ए। इसी तरह से अगर हम इस धागे की बात करें, इसके सामने भी एक और धागा बन रहा है नया, ठीक है, कंप्लीमेंट्री धागा बन रहा है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये सीक्वेंस रिपीट होगा कि टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा और सी के सामने आएगा जी, ओके, और ए के सामने आएगा टी। तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ पे एक डीएनए से सेपरेट हुए दोनों इसके ओरिजिनल धागे, ठीक है। उसके बाद नए धागे बने, ये आपस में मिले और दो नए धागे बन गए, ठीक है। ये समझे इसके अंदर एक पुराना वाला धागा आ गया और एक नया वाला धागा आ गया, ओके। तो एक डीएनए की वजह से, एक पेरेंट डीएनए से अपनी दो कॉपियां बना ली, हम इसको कह देते हैं डॉटर, ठीक है। तो एक पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए बन गए। दिस इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा, आपकी बुक में जो है वो ये बताया गया है एक बॉक्स के अंदर कि डीएनए मॉलिक्यूल की जो कॉपी होती है या रेप्लिकेशन होती है, वो क्या होता है, सबसे पहले सेपरेशन होती है इसके दो धागों के दरमियान, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हर धागा जो है वो अपने सामने एक नया कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है और इस तरह से जो है वो दो
नए डुप्लेक्स बन जाते हैं या दो डॉटर डुप्लेक्सेस बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज जो है, ये एक पॉइंट नोट करने की जरा जरूरत है कि द टू स्टैंड्स आर असेंबल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर बनते हैं। किस तरह बनते हैं ये हम नेक्स्ट उसके अंदर देखते हैं, फिगर के अंदर ये आपको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन हो जाएगा। ये फिगर हमें बता रही है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। आपको मैं ये बताऊं कि डीएनए जो है जब भी रेप्लिकेट होता है वो पूरा अलग सेपरेट नहीं होता, बल्कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से खुल जाता है और वहां पे उस जगह दो स्टैंड अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बाकी जो है वो अपनी जगह पे रहता है मौजूद। अच्छा, जब ये दो स्टैंड अलग होंगे तो अपने सामने एक कॉपी बना रहे होंगे, ठीक है। एक स्टैंड ये है और एक स्टैंड ये है, इसने अपने सामने ये कॉपी बनाई, इसने अपने सामने ये कॉपी बनाई। लेकिन ये अगर पहला स्टैंड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा स्टैंड जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रही है, ये जो हमेशा एक स्टैंड की रेप्लिकेशन होती है या कॉपी बनती है वो हमेशा कंटिन्यूअस बन रही होती है, जबकि दूसरे वाले स्टैंड के अंदर जो है ये फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स बन रहे होते हैं। अब ये क्यों बन रहे होते हैं, किस लिए बन रहे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप समझें। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मेंशन कर दूं कि रेप्लिकेशन के लिए जब भी ये धागे सेपरेट हो जाते हैं और इनकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो रेप्लिकेशन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डीएनए को रेप्लिकेट करे। अब अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन इसमें स्टार्ट हुई, ये दोनों धागे सेपरेट हुए, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, नई कॉपी बनाना, ठीक है। लेकिन ये हमेशा इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है कि अगर ये एक स्टैंड पे इस जगह पे ये अगर ये बैठा हुआ है तो दूसरे स्टैंड में ये इस जगह पे बैठा, या मैंने उल्टा बना दिया, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमेशा यहाँ पे बैठा हुआ होगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और और अगर ये अपनी दूसरी कॉपी बना रहा है इस जगह तो ये हमेशा यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और यहाँ से जो ये अपना काम स्टार्ट करता है और डीएनए की कॉपी जो है वो रेप्लिकेट करना इस तरह से स्टार्ट करता है, यहाँ पे बैठता है और इस तरफ से ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हमेशा होता है। अच्छा, अब ये इसकी रेप्लिकेशन होती जाएगी, ये बनता जाएगा और ये धागा अपनी जगह जुड़ता चला जाएगा, नया धागा, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होती है। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का रेप्लिकेशन का जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर एक चीज और भी बताई थी। वो ये बताई थी कि रेप्लिकेशन जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से होता है, लेकिन मैं ये बता दूं यहाँ पे एक बात कि वाटसन एंड क्रिक ने जब ये बात की थी अपने मॉडल के अंदर, ये बताया था कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सजेशन थी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सजेशन थी, इसका कोई प्रूफ नहीं था। इसका प्रूफ एक्सपेरिमेंटली जो है वो बाद में दो साइंटिस्ट ने किया 1958 में, एक मैथ्यू मैसेल्सन था और दूसरा जो है फ्रैंक स्टॉल था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर आगे जो है 1958 में इसको प्रूफ किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी हम आगे देखते हैं, पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव क्या चीज होती है और ये किस तरह से रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, सेमी कंजर्वेटिव किस तरह से होती है। सबसे पहले हम एक डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बता दिया, एक डीएनए का स्ट्रैंड, उसके बाद एक स्टैंड इसका खुला, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूँ, ये दूसरा स्टैंड खुला, ठीक है। अब इसने क्या किया और इसने क्या किया, इसने अपनी अपनी नई कॉपीज बना ली। नई कॉपीज किस तरह से बनाई कि इसने अपना नया धागा बना लिया इधर एक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री धागा, और इसने अपना एक नया कॉम्प्लीमेंट्री धागा बना लिया, ठीक है। सही। ये किस तरह से फॉर्म हुआ कि अब आपको मैं बताऊं कि हुआ ये कि ये एक पेरेंट था, ठीक है। इस पेरेंट से क्या हुआ कि दो धागे खुले, जो रेड वाला धागा था वो ओल्ड था और यहाँ पे भी जो रेड वाला धागा था वो ओल्ड था, ठीक है। और जबकि ये ग्रीन वाला जो धागा है ये नया है
न्यू स्ट्रैंड है, जबकि यहाँ पे भी जो ग्रीन वाला धागा है वो भी नया है, न्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आधा हमारे पास जो है वो नया बना और आधा जो है वो हमारे पास पुराना धागा आया। अगर ये इसी फॉर्म में आता कि पुराना धागा पूरा का पूरा अपनी जगह पे महफूज रहता, पूरा का पूरा महफूज नहीं रहा, यहाँ पे क्या हुआ, आधा धागा आया, यहाँ पे भी आधा धागा आया, आधा नया बना, यहाँ पे भी आधा नया बना, तो आधा जो है ये कंजर्व हुआ या महफूज हुआ। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ठीक, समझ में आ गया आपके। और अगर ये इस तरह से बनता कि दोनों धागे जो हैं वो रेड कलर के इधर बनते, एक ये बन जाता, ठीक है, अगर ये एक ये बन जाता और नया जो धागा बन रहा था या नया डुप्लेक्स जो बन रहा था वो दोनों के दोनों ग्रीन कलर के हो जाते या दोनों के दोनों नए हो जाते, तो ये फॉर्म जो है हमारे पास कहलाती कंजर्वेटिव फॉर्म। ठीक है, इसमें एक पुराना ओल्ड अपनी जगह कंजर्व रहा और ये एक नया बन गया, लेकिन ये चूंकि कंजर्व नहीं था इस वजह से हम इसको, इस फॉर्म को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, और ये हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो हमेशा सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, ये पिक्चर आपको थोड़ा सा बताएगी कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होती है और सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। अगर इन केस ये कंजर्वेटिव फॉर्म में होता तो ये दोनों पुराने स्टैंड्स हैं, ये खुलते, खुलने के बाद क्या होता कि नए वाला जो है वो दोनों जो है वो एक जगह आ जाते और पुराने वाले एक जगह आ जाते हैं और नए वाले एक जगह आ जाते हैं और दोनों अलग अलग स्टैंड बना लेते हैं। दिस इज कंजर्वेटिव फॉर्म। लेकिन होता क्या है कि ये दोनों धागे खुलते हैं, इस एक धागे के साथ ये नया धागा बनता है और इस एक धागे के साथ ये नया धागा बनता है, तो आधा जो है वो पुराना होता है और आधा जो है वो नया होता है, यहाँ भी आधा नया होता है और आधा पुराना होता है, तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। एक और पॉसिबिलिटी है कि कुछ हिस्सा जो है ये यहाँ पे नया बन जाता, कुछ हिस्सा पुराना बन जाता, लेकिन ये चूंकि पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए आप इसको छोड़ दें। आप ये इस चीज़ को याद रखें कि ये जो है सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म है और ये इस तरह से जो है डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किस तरह से हुआ है वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये आपकी बुक का वो पेज है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है जो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंक स्टॉल ने किया था, कि उन्होंने किस तरह से डीएनए लिया बैक्टीरिया का और उसके ऊपर कार्रवाई की, क्या एक्सपेरिमेंट किया। ये दोनों बुक्स जो हैं आपके जो है इसके अंदर बता रहे हैं। तो मेसेल्सन और स्टॉल ने जो है उन्होंने कंफर्म किया प्रेडिक्शंस किसकी, वाटसन एंड क्रिक की, कि डीएनए जो है उसकी रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था ये हम पिक्चर के अंदर बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। अब हम पिक्चर देखते हैं, एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक के अंदर है। ये एक्सपेरिमेंट जो है आपके बुक के अंदर ये फिगर दी हुई है, तस्वीर दी हुई है, इससे हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है किसी बैक्टीरिया का डीएनए लिया एक जार के अंदर और उसको नॉर्मल इन्वायरमेंट में इन्होंने रखा और एक खास सोल्यूशन के अंदर रखा, जिसको जिससे फिर क्या हुआ कि डीएनए पार्टिकल अलग हो गए। ठीक है, अब इन्होंने जो ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि इस महलूल के अंदर या इस सोल्यूशन के अंदर ये डीएनए जो है ये ऊपर की तरफ तैरता हुआ इनको मिला। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो डीएनए का नॉर्मल जो इन्वायरमेंट होता है या आइसोटोप होता है वो होता है N14। ठीक है, N14 जो आइसोटोप है उसको हम कहते हैं लाइट आइसोटोप। आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि आइसोटोप लाइट, और एक होता है N15 जिसको हम कहते हैं हैवी आइसोटोप। ठीक है, तो बस आप ये लाइट और हैवी अपने जहन में रखें। तो जो नेचुरली जो चीज पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर वो N14 होता है जो कि लाइट आइसोटोप होते हैं। तो लाइट आइसोटोप के अंदर क्या हुआ कि जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो इनको डीएनए ऊपर ही टेस्ट ट्यूब पे तैरता हुआ मिला। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने N15 के अंदर इसको डाल दिया, N15 के अंदर इसको डाला और फिर सोल्यूशन के अंदर देखा तो ये सारे के सारे डीएनए रेप्लिकेशन के बाद इनको तह में नीचे की तरफ तैरते हुए नजर आए। मतलब पहले तो ऊपर की तरफ तैर रहे थे, लाइट आइसोटोप था, फिर इन्होंने हैवी आइसोटोप के एनवायरनमेंट में डाला तो फिर ये नीचे की तरफ तैरने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस हैवी वाले को वापस जो है वो
N14 के मैनुअल में डाल दिया या एनवायरनमेंट में डाल दिया। अब क्या हुआ कि अब इनको ना तो ये नीचे मिले ना तो ये ऊपर मिले, बल्कि दरमियान में तैरता हुआ मिला इनको डीएनए। अच्छा, ये एक बात मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ पे काफी सारी रेप्लिकेशन हुई थी, इसलिए सारे के सारे ये हो गए थे। यहाँ पे सिर्फ एक रेप्लिकेशन हुई थी, उसके बाद इनको ये रिजल्ट मिला कि ये दरमियान में तैरता हुआ मिला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दोबारा इसमें रेप्लिकेशन करवाई। दोबारा जब रेप्लिकेशन करवाई तो इनको एक डीएनए इस तरह से मिला जो कि ऊपर सतह पे तैर रहा था, और एक जो है वो दरमियान में मिला। ठीक है, अच्छा अब आपकी समझ में नहीं आ रहा एक्सपेरिमेंट, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया और इनको क्या रिजल्ट मिला, और एक्सप्लेन जो है वो मैं भी आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कि किस तरह से ये एक्सप्लेनेशन होती है इसकी। अच्छा, किया ये इन्होंने कि पहले इन्होंने N14 के अंदर जो नॉर्मल इन्वायरमेंट था इसमें डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए को सेपरेट किया। अब N14 के अंदर हम ये एक डीएनए मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, ये हमने एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया, इसके दोनों धागे जो है वो N14 एनवायरनमेंट के थे, यानी रेड कलर के थे। तो जब इन्होंने देखा इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इनको कहाँ पे नजर आया ये, क्योंकि लाइट मॉलिक्यूल, लाइट आइसोटोप होता है N14, तो ये इनको सतह पे तैरता हुआ नजर आया। ठीक है, N14 इक्वल्स टू लाइट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंज कर दिया एनवायरनमेंट। इन्होंने इसका एनवायरनमेंट चेंज करके क्या किया, N15 में कर दिया। N15 में जब इसको रखा तो हुआ क्या कि रेप्लिकेशन होती रही, इन्वायरमेंट आया और ये सारे के सारे धागे जो है ये ब्लू कलर के हो गए। क्या हो गए, ब्लू कलर के हो गए, और N15 के एनवायरनमेंट को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो टेस्ट ट्यूब का इनका नतीजा निकला, ये सारे के सारे चूंकि हैवी आइसोटोप में थे, इसलिए इनकी रेप्लिकेशन के बाद ये इनको पानी के नीचे की तरफ तैरते हुए, यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस N15 वाले को उठा के यहाँ पे N14 का एनवायरनमेंट दोबारा से प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे N14 का एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या होना चाहिए कि N15 वाले जो धागे हैं ये बने दो, सेपरेट हो गए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, पहली रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अब क्या हुआ, चूंकि ये N14 का एनवायरनमेंट था, तो इसमें क्या हुआ कि एक एक धागा जो नया बना वो N14 वाला बना। ठीक है, एक ओल्ड वन जो है ये बना आपका ये समझे रेड वाला बना न्यू, और ब्लू वाला जो है ये ओल्ड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये ओल्ड हो गया, और ये जो नया धागा बन रहा है इधर रेप्लिकेशन के बाद, ये क्या हुआ, ये बन गया न्यू। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये ना हैवी रहा, अब ये वाला जो है ये ना हैवी रहे और ना ही ये लाइट रहे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इनको जो रिजल्ट मिला वो ये मिला कि यहाँ जो डीएनए जो बना है ये इनको ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये बल्कि दरमियान में तैरता हुआ मिल गया। ठीक है, यहाँ प्योर जो है वो N14 था, और ये क्या कहते हैं ये सतह पे आया क्योंकि लाइट आइसोटोप था। ये प्योर जो है N15 वाला था, ये प्योर N14 वाला था, ऊपर रहा, ये N15 वाला प्योर था। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने N14 में डाला तो N15 वाले जो थे ये वाला, ये दो सेपरेट में हुआ, एक न्यू बना एक ओल्ड बना, और चूंकि ये ना तो लाइट था ना ये हैवी था, इसलिए ये दरमियान में तैरा। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या किया, इसी इन्वायरमेंट में, ये समझे रेप्लिकेशन नंबर 1 थी। अब इन्होंने क्या किया, दोबारा से इसको रेप्लिकेट होने दिया, एक दफा और रेप्लिकेट होने दिया। अब क्या होगा, अब देखिए, आप गौर से सुनिए ये बात। अब ये हुआ कि यहाँ हमारे पास ये दो धागे बने। ठीक है, इसमें एक धागा रेड वाला है और एक धागा ब्लू वाला है। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही है। अब ये दो धागे हमारे पास आ गए इस तरह से। अब क्या होगा, अब हम इसको अलग कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि N14 का एनवायरनमेंट है, तो अब एक धागा इसका ये रेड वाला अलग हो गया। ठीक है, और एक धागा इसका ये ब्लू वाला अलग हो गया। ठीक है, N14 का एनवायरनमेंट है, ये बात याद रखिएगा। तो होगा क्या कि N14 के एनवायरनमेंट पे दोनों धागे रेड वाले बनने चाहिए। ठीक है, जो नए धागे बनेंगे वो दोनों N14 के एनवायरनमेंट के बनेंगे। तो अब ये क्या हुआ
कि एक धागा जो है वो पुराने वाले की तरह ही रहा, एक धागा ये वाला जो धागा है वो इस वाले की तरह ही रहा, तो ये कहाँ आएगा, ये दरमियान में आएगा। और चूंकि ये पूरा लाइट था इसलिए ये ऊपर सतह पे तैरने लगा। तो इनको रिजल्ट क्या मिला, इनको रिजल्ट ये मिला कि एक धागा जो है ये ऊपर तैरता हुआ मिला इनको, जो कि प्योर का प्योर क्या था, N14 से बना हुआ था, क्योंकि डबल रेप्लिकेशन हो चुकी थी। और जबकि दूसरा वाला जो है ये इनको दरमियान में तैरता हुआ मिला, क्योंकि उसमें एक लाइट था और एक हैवी था, इसलिए ये ना तो नीचे गया और ना ही ऊपर आया। ठीक है, तो ये आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। और इस तरह से रेप्लिकेशन के बाद जो है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक धागा जो है वो नया बनता है और एक धागा जो पुराना रह जाता है। इसी तरह से इस रिजल्ट से ये कंफर्म हो गया है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड और आपकी समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, और इंशाल्लाह प्रॉम्प्टली जवाब दूंगा अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये मैंने आपकी सहूलत के लिए रिकॉर्ड किया है और इंशाल्लाह आगे भी रिकॉर्ड करता रहूँगा मुख्तलिफ टॉपिक्स, और इंशाल्लाह स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।